ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं द बैटमैन की फिलोसॉफी के बारे में। काफ़ी लेट हो गए हम, देर हो गई है। तो चलिए, अभी ऑलरेडी मैं द बैटमैन पर 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक थिएटर से बाहर आने के बाद में, और दूसरा एक सेकंड व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया था। दोनों वीडियोस बनाए हुए हैं और वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। सीधे फिल्म की फिलोसॉफी पर हम चर्चा करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सीधे फिल्म के अंत से। देखिए, फिल्म के अंत में जब बैटमैन रिडलर के मास्क पहने हुए लाल आतंकियों से जब वो लड़ रहा होता है, ये मास्क का भी एक सिंबॉलिज्म, इसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। आप देखिए, इस मास्क का भी, आप विश्व की जितने भी कम्युनिस्ट है या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट करने वाली फिल्म है, आप देख लीजिए, जैसे कि मनी हाइस्ट या फिर गाय फॉक का जो मास्क है जिसे वी फॉर वेंडेटा में यूज़ किया गया है, ये एक सिंबल है एक प्रकार से कि हम सो कॉल्ड सिस्टम के अत्याचारों के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। तो इसे एक सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है कम्युनिस्टों के द्वारा। और मेजर ग्रोम जो आई थी, देखिए रशियन फिल्म है, हालांकि रशियन फिल्म है, पर फिर भी उसमें कम्युनिज्म को अच्छी तरीके से काउंटर किया था। वहाँ पर भी जो पुलिस ऑफिसर है, जो सिस्टम का हिस्सा है, वो ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ रहा है जो मास्क पहनकर क्याओस क्रिएट कर रहे हैं, देश को अंदर से अस्थिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब फिल्म के एंडिंग को आप याद करिए, द बैटमैन के मास्क पहने हुए जो रिडलर के आतंकी है, जो पूरे गौतम शहर में एक आतंक मचा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं लोगों को, मतलब किसी ना किसी प्रकार से वो एक केओस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे लाल आतंकियों से बैटमैन लड़ रहा है। उसमें से एक लाल आतंकी को पकड़ा जाता है, उसका मास्क निकाला जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। तो वो लाल आतंकी कहता है, बिल्कुल बैटमैन की तरह, मैं इंतकाम हूँ, आई एम द वेंजेंस, मैं प्रतिशोध हूँ। और ये बात जब बैटमैन सुनता है तो वो चौंक जाता है। मुड़कर बैटमैन उसकी तरफ देखता है। बैटमैन अंदर से सोचता है कि फिर इसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। ये लाल आतंकी भी तो यही एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि मैं प्रतिशोध हूँ, मैं इंतकाम हूँ, मैं इस सिस्टम के अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। ये लाल आतंकी भी तो यही एक्सक्यूज़ देते हैं, फिर इसमें और मुझ में क्या फ़र्क रहा फिर। बैटमैन भी शुरुआत से, देखिए फिल्म की शुरुआत से वो आई एम द वेंजेंस ये शब्द वो कह रहा है, फिल्म की शुरुआत में ही वो ये बताता है। और वहाँ पर वो एक टर्निंग पॉइंट है द बैटमैन के लिए। वो अंदर से वो बात उसे झकझोर देती है। और इसके बाद में बैटमैन का कैरेक्टर नीचे पानी में कूदता है और वहाँ पर फिर वो खुद होकर लोगों की सेवा करने लगता है, लोगों के अंदर विश्वास जगाता है। हाथ पकड़कर वो फिर से पानी से बाहर निकलता है एक छोटे बच्चे को, और उसके हाथ में एक फ्लेमिंग टॉर्च दिखाई है, रोशनी जिससे निकल रही है। और फिर वो हाथ में पकड़कर बैटमैन आगे चल रहा है और गौतम शहर की हजारों की जनता उसके पीछे जा रही है। तो एक आशा के किरण की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह, उसे एक मसीहा की तरह, एक प्रकार से कुल मिलाकर एक आशा की किरण की तरह बैटमैन को फिल्म के एंडिंग में दिखाया है, जो लोगों के अंदर फिर से उठ खड़े होने की भावना जगा रहा है। लोग जो अंदर से टूट गए हैं, उनका सिस्टम से विश्वास उठ गया है, अब हमें कौन बचाएगा, पैर फिर से हम कैसे उठ खड़े होंगे। अंदर से इस प्रकार से लोग टूट गए हैं और उन्हें फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा वहां पर फिल्म के एंडिंग में बैटमैन देता है। और एंडिंग में बैटमैन क्या कहता है वो आप सुनिए, उससे आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एंडिंग में बैटमैन कहता है, प्रतिशोध लेने से बीता कल नहीं बदलेगा, ना मेरा और ना ही किसी और का। लोग उम्मीद चाहते हैं, और वो उम्मीद, वो प्रेरणा, वो आशा मुझे लोगों को देनी है। लोग मेरी तरह जख्मी हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, और ऐसे में हम उनकी मदद करें तो वो फिर से उठ खड़े होते हैं, उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है। यानी यहाँ पर बैटमैन लोगों के मन में एक विश्वास जगा रहा है, उम्मीद की नई किरण, आशा की नई किरण बनकर वो लोगों के सामने खड़ा है, उनकी वो सेवा कर रहा है, उन्हें फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा दे रहा है। गौतम शहर के प्रति, सिस्टम के प्रति उनमें वो विश्वास जगा रहा है। और ये जो विश्वास है ना दोस्तों, कम्युनिस्टों की, लाल आतंकियों की सबसे बड़ी लड़ाई इस विश्वास के विरुद्ध ही होती है। आप देख लीजिए, दुनिया भर के कम्युनिस्ट, लिबरल्स, तथाकथित सेक्युलर्स, ये शब्द अलग अलग है, सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो भी होते हैं ना, कम्युनिस्ट, तथाकथित लिबरल्स, तथाकथित सेक्युलर्स वगैरह, ये देख लीजिए हमेशा लोगों का वो विश्वास तोड़ते हैं। सिस्टम के प्रति विश्वास तोड़ेंगे, देश के प्रति विश्वास तोड़ेंगे, परिवार के प्रति विश्वास तोड़ेंगे, पेरेंट्स के प्रति विश्वास तोड़ेंगे, शादी विवाह की जो संस्था है उसके प्रति वो उनका विश्वास तोड़ेंगे। और इसके लिए वे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शंस लेकर के आएंगे और किसी न किसी प्रकार से वो लोगों का विश्वास तोड़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई विश्वास के विरुद्ध है। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट होती है राष्ट्रवाद की भावना, जिन्हें ये कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव वगैरह वगैरह कहते हैं, लिबरल्स। वो राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, आप देख लीजिए, हमेशा उनका अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, सिस्टम के प्रति, विवाह के प्रति एक कमिटमेंट होता है, विश्वास होता है।
थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ भी जाए तो भी उन प्रॉब्लम्स से वे थक कर, हार कर, गिर कर, फिर से हथियार अपने हाथ में उठाकर देश को अंदर से अराजकता और केओस वो क्रिएट नहीं करते हैं। भले ही कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाए, उन प्रॉब्लम्स के लिए वे बाहर दूसरों को दोष देना छोड़कर वो अंदर से खुद को बदलते हैं। और अपने जीवन के प्रॉब्लम्स के लिए जो दूसरों को दोष देता बैठता है ना, वो कभी भी उन प्रॉब्लम से जल्दी उबर नहीं सकता, कभी भी वो जीवन में जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में आगे वही बढ़ता है, जीवन में विकास वही करता है जो खुद के जीवन में प्रॉब्लम आने के बाद में खुद की गलतियां खोजता है कि मैं कहाँ कम पड़ा, मेरी गलती कहाँ पर है, मैं कैसे अपने आप को सुधर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को बदल सकता हूँ। जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं या मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सर पर पाँव रखकर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ये एक राष्ट्रवादी जो विचारधारा से होता है, ये उसकी एक माइंडसेट होता है, एक विचारधारा होती है। पर कम्युनिस्ट इसके एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ जाए, जो भी कुछ हो जाए, वो उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। पेरेंट्स को दोष देंगे, समाज को दोष देंगे, बुजुर्गों को दोष देंगे, फैमिली सिस्टम को दोष देंगे, विवाह की संस्था को दोष देंगे। इसलिए हमेशा देखिए, परिवार तोड़ने की हमेशा से बातें करते रहते हैं। सिस्टम को दोष देंगे, गवर्नमेंट को दोष देंगे, देश को दोष देंगे, देश तोड़ने की बात करेंगे, सिस्टम तोड़ने की बात करेंगे, संसद में बम फोड़ने की बात करेंगे, केओस क्रिएट करेंगे, हथियार पकड़ेंगे, हथियार पकड़वाएंगे गरीब किसान मजदूर इनके हाथ में, जो उद्योगपति है, मिल मालिक है, उनकी हत्या करने को ये ग्लोरीफाई करते हैं अपनी फिल्मों में। यही है कम्युनिज्म की बेसिक आइडियोलॉजी। वो लोगों का विश्वास तोड़ते हैं और यहां पर बैटमैन लोगों का विश्वास बनकर खड़ा होता है। फिल्म के एंडिंग में वो कहता है कि मुझे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनना है। और इसलिए आपने फिल्म के अंत में देखा होगा दोस्तों, जब बैटमैन लोगों के अंदर ये विश्वास जगाता है, एक आशा की किरण उनके अंदर वो जब जगाता है, तो लोग फिर से उठ खड़े होते हैं, अपने शहर को वो फिर से बनाने लगते हैं। वो थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, हथियार नहीं उठाते, प्रॉब्लम आए हैं इसलिए वो फिर से उठ खड़े होते हैं। जो नई मेयर बनी है गौथम की, वो भी लोगों को एक विश्वास दिलाती है कि हम फिर से उठ खड़े होंगे। और लोगों के अंदर ये जो विश्वास जग रहा है ना, ये देखकर रिडलर अंदर से छटपटाने लगता है। जो परेशान हो जाता है कि मैंने इतना ट्राई किया, इतनी कोशिश की कि मैं लोगों के जीवन में इतने प्रॉब्लम्स लेकर के आऊं और लोगों को इतना तोड़ दूं अंदर से कि फिर से ये लोग ये फिर से उठे ही नहीं, टूट जाए अंदर से। पर लोग टूटते नहीं हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं। अपने शहर को ऊपर उठाने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए वो फिर से मेहनत और पुरुषार्थ करने लगते हैं। और ये देखकर रिडलर छटपटाता है। और फिर उसके बाजू के सेल में उससे भी बड़ा एक साइको होता है, शायद जोकर ही होगा शायद, पता नहीं। तो वो रिडलर को धाड़स बंधाता है कि नहीं नहीं नहीं, डरो मत, हार मत मानो, और कई सारे मार्ग निकालेंगे हम लोगों को तोड़ने के। तो ये एंडिंग में उनके बीच में ये रिडलर और उसके बाजू के सेल वाले के बीच में ये चर्चा होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात फिल्म के एंडिंग में हमें पता चलती है, वो ये कि रिडलर ये जो पूरे गौथम में ये जो बम फोड़ता है, उसके लिए उसने कौन सा दिन चुना था? देखिए, जिस दिन वोटिंग थी। वोटिंग ये रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को, और रिडलर बिल्कुल उसी के अगेंस्ट है। वो लोगों का लोकतंत्र से, सिस्टम से, डेमोक्रेसी से विश्वास तोड़ना चाहता है, और इसलिए वोटिंग के दिन वो पूरे गौथम शहर में बम फोड़ देता है। आपने देखा होगा कई बार नक्सली भी जिस दिन वोटिंग वगैरह होता है वहाँ पर हमला करना, बम फोड़ना, वोटिंग ना होने देना, इस प्रकार की घटनाएं हमने सुनी हुई है। या जो भी अलगाववादी तत्व भी होते हैं, वो देखिए वोटिंग नहीं होने देते, ये केओस क्रिएट करते हैं और फिर इनको डिफेंड करते हैं शहरों में बैठे हुए अर्बन नक्सल्स। वो शहरों में बैठकर फिल्में बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, फिर इन नक्सलियों को, अलगाववादियों को सपोर्ट करने के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बैठकर आज़ादी के नारे लगाते हैं। और ये बात हम कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी देख सकते हैं। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी है कम्युनिस्टों की। ये अलगाववादी नक्सली डायरेक्टली सामने से सिस्टम के विरुद्ध, देश के विरुद्ध लड़ते हैं और उन्हें पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं ये शहरों में बैठे हुए अर्बन नक्सल्स, जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए फिल्में बनाएंगे, कविताएं लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में बैठकर बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे। ये उनका बेसिक तरीका होता है। और यहाँ पर रिडलर भी देखिए बिल्कुल वोटिंग के ही दिन पूरे गौथम शहर में बम फोड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई रिडलर भी तो केवल सिस्टम के विरुद्ध ही लड़ रहा था ना, वो तो बस भ्रष्टाचारी जो मेयर है या जिन्होंने ये नवनिर्माण, शहर के नवनिर्माण की बातें करके कई सारा पैसा खाया हुआ है, भ्रष्टाचार किया हुआ है, रिडलर तो बस उनको मार रहा था। अब रिडलर बस जान से मार रहा है और बैटमैन जान से नहीं मारता, वो सिस्टम के अनुसार उन्हें सजा देने की बात करता है। पर भाई रिडलर भी तो गलत के विरुद्ध ही लड़ रहा था ना, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पर बेसिक में ही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए रिडलर, उसे भ्रष्टाचार से कोई प्रॉब्लम नहीं है या लोग करप्ट है, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे जो एक अनार्की, केओस क्रिएट करना है, जो पूरे गौथम शहर को उसे जो नष्ट करना है, सिस्टम को उसे जो नष्ट करना है,
उसके लिए वो भ्रष्टाचार को बस एक टूल की तरह यूज कर रहा है, एक एक्सक्यूज ले रहा है, वो दिखा रहा है लोगों को, ये भ्रष्टाचार का बस एक एक्सक्यूज ले रहा है कि भाई देखो ये भ्रष्टाचार, ये प्रॉब्लम है, ये पुलिस में कई सारे लोग करप्ट है, सिस्टम में कई सारे लोग करप्ट है, न्याय व्यवस्था में कई सारे लोग करप्ट है, पॉलिटिशियंस में कई सारे लोग करप्ट है, और ये बस वो एक एक्सक्यूज ले रहा है जो उसे आगे करना है, उसके लिए जो उसे पूरे शहर में जो बम फोड़ने हैं, एक केओस क्रिएट करना है, अराजकता निर्माण करनी है, अपने ही शहर के विरुद्ध जो एक युद्ध लड़ रहा है, एक प्रकार से अपने ही देश के विरुद्ध वो जो युद्ध छेड़ रहा है, उसके लिए वो बस ये एक्सक्यूज ले रहा है भ्रष्टाचार का। और देखिए कम्युनिस्ट भी तो यही करते हैं ना, आप नक्सलियों को देख लीजिए, वो भी तो यही कहते हैं कि भाई सिस्टम ने हम पर अत्याचार किया हुआ है, इसलिए हम तो न्याय के लिए हाथ में हथियार ले रहे हैं, और ये कहकर फिर वो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करते हैं। हर वर्ष कई सारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, उन्होंने देश के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ कर रखा है, और इनको फिर वही अर्बन नक्सल्स वगैरह सपोर्ट करते हैं। पर देखिए प्रॉब्लम्स किसके जीवन में नहीं है? जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है उसे भी तो कई सारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो भी देखता है कि भाई देश में है कई सारे प्रॉब्लम्स, सिस्टम में है कई सारे प्रॉब्लम्स, पर इसका मतलब वो देश के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ता है, वो किसी ना किसी प्रकार से एडजस्ट करके देश को और आगे ले जाने का प्रयास करता है। वो खुद कोई नया बिजनेस शुरू करेगा, हजारों लोगों को रोजगार देगा, सैकड़ों लोगों को रोजगार देगा, या कम से कम छोटा सा शॉप करके 8-10 लोगों को तो रोजगार देगा ही देगा। वो सिस्टम में प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उद्योगपतियों की हत्या करूंगा, मैं तो देश में बम फोड़ूंगा, मैं तो सिस्टम में बम फोड़ूंगा। इस प्रकार से ये कम्युनिस्ट मानसिकता उसकी नहीं होती है। हाँ प्रॉब्लम है, हम मानते हैं कई सारे लोग करप्ट है, सिस्टम में करप्शन है, देश में कई सारे प्रॉब्लम्स है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे। हमें देश को आगे हम सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, हम और बेटर होने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं अपना जीवन कैसे सुधार सकता हूं, मैं सुधरूंगा तो देश सुधरेगा। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अगर वो अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, सुधारने का प्रयास करेगा, तो इसी से तो सिस्टम, देश भी ऊपर उठेगा ना। पर प्रॉब्लम्स है, इस कारण से हम तो देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे, इसमें क्या लॉजिक हुआ? और यही बेसिक प्रॉब्लम है रिडलर की या कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी में, उनकी विचारधारा में, क्योंकि उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं होती है। उन्हें प्रॉब्लम आते हैं तो वो बस तोड़ने की बातें करते हैं। और कम्युनिस्ट हो, लिबरल्स हो, तथाकथित सेक्युलर्स हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लिबरल्स को भी आप देख लीजिए, परिवार से प्रॉब्लम है तो वो परिवार तोड़ने की बातें करते हैं, पेरेंट्स को छोड़कर भागने की बातें करते हैं, शादी में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा कमिटमेंट एडजस्ट वो नहीं करेंगे, वो तुरंत शादी तोड़कर भाग जाएंगे, देश में प्रॉब्लम है तो देश को तोड़ेंगे, सिस्टम से प्रॉब्लम तो सिस्टम को तोड़ेंगे। कुल मिलाकर ये तोड़ने की मानसिकता उनकी होती है। तो रिडलर का उद्देश्य कोई भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं था, रिडलर का उद्देश्य कोई सिस्टम को बेटर करना नहीं था, रिडलर का उद्देश्य कोई देश को, अपने गौतम शहर को ऊपर उठाना नहीं था। रिडलर तो बस भ्रष्टाचार को एक टूल की तरह, एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा था, ताकि वो लोगों को और अपनी जो अनार्किस्ट, एक अराजकतावादी जो उसकी विचारधारा है, वो लोगों के अंदर भर सके, लोगों को भी वो अनार्की, केओस करने के लिए अपने साथ जोड़ सके। इसके लिए वो बस इसका एक टूल की तरह यूज कर रहा था। और इसीलिए एक सो कॉल्ड रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, एक सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन लाने के लिए, एक सो कॉल्ड क्रांति लाने के लिए रिडलर वोटिंग के दिन को चुनता है अपने देश में बम फोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप बैटमैन को देखेंगे तो बैटमैन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है, अपने गौतम शहर को और ज़्यादा वो मजबूत बनाना चाहता है। बैटमैन कोई भ्रष्टाचार की दुहाई देकर अपने ही शहर में बम नहीं फोड़ रहा है, अपने ही शहर के विरुद्ध, अपने ही देश के विरुद्ध उसने कोई युद्ध नहीं छेड़ा हुआ है। तो यहाँ पर केवल हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है कि भाई बैटमैन अहिंसा के रास्ते हैं और ये रिडलर कोई हिंसा के, ये हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है, ये बात है आइडियोलॉजीज की, विचारधारा की। रिडलर के बेसिक में ही प्रॉब्लम है रिडलर की आइडियोलॉजी को, और वो प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट मानसिकता। इसके अलावा ब्रूस वेन के जो पिता है उन्हें भी ये फिल्म सही दिखाती है, ईमानदार दिखाती है। ब्रूस वेन एक बहुत अमीर परिवार से है, उसके पिता एक बहुत बड़े उद्योगपति है और वो ईमानदारी से गौतम शहर का नवनिर्माण करना चाहते थे। पर एक पत्रकार फिर उनके परिवार के अंदर के कुछ ऐसे गहरे काले राज सामने लाने वाला था, और फिर वो फाल्कन को कहते हैं कि भाई तुम जाकर उस पत्रकार को समझाओ, पर फाल्कन तो उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद में ब्रूस वेन के पिता फाल्कन को पुलिस के हवाले करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद में फाल्कन फिर ब्रूस वेन के माता पिता की हत्या करवा देता है। और ब्रूस के माता पिता की हत्या के बाद में फिर ये जितने भी गिद्ध होते हैं सिस्टम के अंदर के, वो इस नवनिर्माण के लिए जो फंड जमा किया हुआ होता है उस फंड पर वो टूट पड़ते हैं। देखिए मैट रिव्स का ये जो बैटमैन पर टेक था वो मुझे पसंद आया, पर कम्युनिज्म को और बढ़िया तरीके से काउंटर किया जा सकता था। यानी इस फिल्म को मैं बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं कहूँगा, और भी बहुत सारी बातें दिखाकर और बढ़िया तरीके से लाल आतंक को काउंटर किया जा सकता था।
तो ये था मेरा कुल मिलाकर ओपिनियन, मेरा मत इस फ़िल्म को लेकर। बाकी आपने अगर द बैटमैन को देखा है तो आप अपना जो कुछ इस फ़िल्म को लेकर आपके मन में विचार आए या आप क्या सोचते हैं इस फ़िल्म की फ़िलॉसफ़ी के बारे में या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।